हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। राजस्थान का सिंहद्वार कहलाने वाला जिला अलवर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है। वर्षा का स्तर 70 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि वर्षा का स्तर यहाँ ठीक रहता है, किंतु यहाँ नित्यवाही नदी का अभाव है। अलवर क्षेत्र की लगभग सभी नदियाँ वर्षाकालीन हैं। हालांकि कुछ धार्मिक क्षेत्र जैसे ताल वृक्ष, भर्तृहरि, नारायणी माता, पांडुपोल, गरबाजी आदि क्षेत्रों में नित्यवाही जलधाराएं देखी जा सकती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में एक सैर और एपिसोड कार्यक्रम के तहत आज हम एक अलवर और भरतपुर रियासतों के मध्य एक ऐसे अनंतहीन विवाद के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो कि वर्तमान तक भी हमें नज़र आता है। वर्षा काल में उद्गमित नदियों का जल पड़ोसी जिलों और राज्यों में आज भी जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको दो रियासतों भरतपुर व अलवर, जिन्हें आप जिला भी कह सकते हैं, के मध्य नदी जल विवाद की लंबी यात्रा के इतिहास से अवगत कराएंगे, जिसके बारे में आज की युवा पीढ़ी का ज्ञान डार्क जोन हो सकता है। इस वीडियो में अलवर रियासत व भरतपुर रियासत के मध्य रूपारेल नदी जल विवाद के बारे में हम आपको बताएंगे, बहुत रोचक इतिहास से अवगत भी कराएंगे। रूपारेल नदी के जल बंटवारा रूपारेल नदी पर नटनी का बारा में बांध बनाकर किया गया है, इसलिए रूपारेल नदी को बारा नदी भी कहा जाता है। रूपारेल नदी जल बंटवारा के अंतहीन विवाद के प्रत्येक तथ्यात्मक पहलू से आपको परिचित हम करवाएं। मित्रों, उससे पहले हम आपको नटनी का बारा के नामकरण के इतिहास के बारे में प्रचलित जनश्रुति से आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। यह इंट्रोडक्शन करवाना हम अपना कर्तव्य भी समझते हैं। नटनी अर्थात नट जाति की महिला, जिसका कार्य अपनी कला का प्रदर्शन करना था। आप यह देखेंगे कि नटनी का बारा क्षेत्र में दोनों ओर ऊंचे ऊंचे दो पहाड़ स्थित हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि उन दोनों पहाड़ों के ऊपर एक रस्सा बांध करके नटनी जो है इस नदी के एक छोर से दूसरे छोर से पहले छोर की ओर आती और जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब वह एक बार उस रस्से पर चल रही थी तो वहाँ नीचे उसका बच्चा मौजूद था। सड़क पर अपने बच्चे को और जब उसने देखा तो वह ऊपर अपना बैलेंस खो चुकी और ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी से इस स्थान का नाम नटनी का बारा पड़ गया। मित्रों, अब रूपारेल नदी विवाद पर हम चर्चा करें, इससे पहले रूपारेल नदी के भौगोलिक महत्व से संबंधित तथ्यों से हम आपका परिचय कराते हैं। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर के थानागाजी में टोड़ी गांव व रायपुर भाल के मध्य में उदयनाथ पहाड़ी से होता है। रूपारेल अलवर व भरतपुर में बहती हुई ताल वृक्ष, भर्तृहरि, कुशालगढ़, माधोगढ़, रायका जलधाराओं को अपने में मिलाते हुए अपना आगरा में यमुना नदी में सहायक नदी के रूप में विलय कर देती है। भरतपुर जिला इसका पानी मोती झील से सुजानगंगा नहर के माध्यम से प्राप्त करता है। रूपारेल उद्गम से और विलय तक 104 किलोमीटर के लगभग अपनी यात्रा पूर्ण करती है। सदा नीरा रही यह नदी अंधाधुंध जंगल कटाई से बरसाती नदियों की बरादरी में शामिल हो गई, लेकिन जब आसपास क्षेत्र के लोगों के जीवन की कीमत सिर्फ पानी ही रह गई तो पानी के लिए कुछ कर सकने को तैयार ग्रामीणों ने प्रयास से वर्ष 2015 से इसे वापस सदा नीरा का रूप प्रदान कर दिया।
इस नदी का 45% जल अलवर रियासत को व 55% जल भरतपुर रियासत को प्राप्त होता है। जब रूपा रेल का उद्गम और जल भराव क्षेत्र अलवरी है तो अलवर महाराजा जयसिंह ने इसके क्षेत्र सरिस्का वन क्षेत्र को संरक्षित शिकार का क्षेत्र घोषित कर दिया था ताकि पानी अलवर को ही मिल सके, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एजीजी कर्नल एल्वस के 1836 के एक पत्र की जानकारी को आधार बनाया जाए तो रूपा रेल नदी के पानी से गोविंदगढ़ परगने की सिंचाई के लिए इसके वास्तविक मार्ग जो कि ममेसला से होता हुआ फिरोजपुर से गुजरता था उसे बदल दिया गया था और गोविंदगढ़ में लसवारी बांध बना दिया गया। भरतपुर रियासत ने आक्रामक रूप से लसवारी बांध से पानी प्राप्ति की कोशिश की। लासवारी युद्ध के पश्चात लॉर्ड लेक ने एक शांति संधि प्रस्ताव द्वारा तय किया कि लसवारी बांध अलवर के अधीन रहेगा मगर भरतपुर को जरूरत के मुताबिक पानी मिलता रहेगा, परंतु अलवर रियासत द्वारा संधि का उल्लंघन हुआ। 1831 में उम्ब्रैन बांध बनाया गया। 1836 में कर्नल एवल्स ने विवाद को ब्रिटिश सरकार को सौंपने का मन बनाया। इस विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैप्टन लुडलो की नियुक्ति की। कैप्टन लुडलो और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रस्ताव में बात रखी गई कि जल का बंटवारा भरतपुर और अलवर रियासत के मध्य आधा आधा किया जाएगा, किंतु बांध व चैनल निर्माण हेतु स्थान का निर्णय करने का अधिकार अलवर रियासत पर छोड़ा गया। जल बंटवारा आधा आधा करने की सिफारिश 1837 ईस्वी में कर्नल एल्वर्स ने अपनी रिपोर्ट में की थी। 1860 ईस्वी तक इस विवाद की यात्रा में कई घटनाएं घट गई, जैसे 1839 ईस्वी में चंद्रावर घाट पर नदी विभाजक बांध के लिए अलवर रियासत राजी हो गई, वह भी अपने खर्चे पर। 1840 ईस्वी में नदी विभाजक व 1843 ईस्वी में उम्ब्रैन बांध ढह गया। सिलीसेड में एक जलधारा को रोककर बांध निर्मित किया गया। सर्दी में नदी धारा उपयोग के लिए एक कंचा बांध चंद्रावर घाट पर बनाया गया, लेकिन भरतपुर द्वारा कच्चे बांध का विरोध किया गया। 1855 में एक आदेश जारी किया गया कि चंदावर घाट पर प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर के बाद कच्चा बांध बनाया जाए और 10 जून से पहले ही उसे तोड़ दिया जाए। इस प्रकार जल बंटवारे विवाद का अंत अभी भी नहीं हो पाया था। सन 1861 में पॉलिटिकल एजेंट मेजर इम्पे तथा 1873 में सर पेली ने कैप्टन कैडल को पत्र लिखा था तथा अवगत कराया कि जल विभाजन 1837 ईस्वी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के निर्णयानुसार ही किया गया है। जुलाई 1904 में केंद्र सरकार ने रूपा रेल नदी विवाद के हल के लिए एक कमीशन गठित किया, जिसमें जीजी वाइट, सर ऑर्थर मार्टिन नरल, मिस्टर स्मिथ, कर्नल जैकब जो कि राजपूताना सिंचाई विभाग के परामर्श इंजीनियर थे, और मिस्टर इंग्लिश जो कि मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी सचिव बंगाल सरकार में थे, इनको शामिल किया गया। इनमें मिस्टर इंग्लिश को मैन मीडिएटर बनाया गया, जिसका मुख्य कार्य 1837 की एल्वर्स की रिपोर्ट की कार्यशैली की जांच करना था। जनवरी 1905 को मिस्टर इंग्लिश ने आगरा में अलवर व भरतपुर के प्रतिनिधियों से भेंट की, लेकिन दोनों रियासतों के प्रतिनिधियों का विवाद कायम रहा, विरोध जारी रहा। मिस्टर इंग्लिश ने विरोध की रिपोर्ट एजीजी अजमेर को सौंप दी और 12 मार्च 1905 को
कलकत्ता जाकर सरकार के समक्ष भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। 12 सितंबर 1910 को उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता जीटी बार्लो को इस विवाद का निर्धारण अधिकारी नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1910 को लैंसडाउन महल अलवर में महाराजा जयसिंह, लाला गंगा सहाय, पूर्व इंजीनियर गौरमैन तथा स्टेट इंजीनियर पेन सिम्किंस की उपस्थिति में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भरतपुर रियासत की ओर से इंजीनियर मिस्टर CR जूड व मिस्टर क्रिकसेंक शामिल हुए। भरतपुर रियासत को अभी भी 2 आपत्तियां रहीं। पहली आपत्ति कि बंटवारा स्थान 12 से चंद्रावर घाट की दूरी, और दूसरी आपत्ति वियर डिजाइन जिसके तल में अपनी ओर से ऊंचा होना बताया गया। बार्लो द्वारा इन दोनों आपत्तियों पर ध्यान दिया गया था। सन 1917 में अलवर स्टेट इंजीनियर ने रूपारेल प्रवाह में बाधा एक चट्टान को उड़ाने की बात सरकार से कही थी, क्योंकि रूपारेल वियर से अलवर की ओर आने वाला पानी चट्टान से टकराकर भरतपुर वियर की ओर चला जाता था। 1924 में भरतपुर रियासत ने अपने कुछ अधिकारियों को 12 से सिमली तक रूपारेल नदी मार्ग के प्रवाह और वहां होने वाली जल की बर्बादी की जांच के लिए भेजा था, किंतु कोई सही परिणाम न निकल सका और न ही मिस्टर ऑर्थर मार्टिनेडल की रिपोर्ट कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे सकी। जनवरी 1927 में लंदन की अदालत ने जल बंटवारे पर अपना निर्णय दिया, जिसे दोनों रियासतों ने स्वीकार कर लिया। मित्रों, हम आपको एक यहाँ रोचक तथ्य और बताना चाहेंगे कि रूपारेल नदी का भौगोलिक व राजनीतिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर अलवर आया था। बाबर इस नदी से परिचित था, वह इसके बारे में जान गया था और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में इस नदी को मानस ने यानी कि मानस नदी के नाम से उल्लेखित किया है। राणा सांगा भी इस नदी के किनारे आकर रुके। 24 जून 1996 को रूपारेल नदी में भयंकर बाढ़ आई और इस बाढ़ ने अलवर को लगभग 700 करोड़ व भरतपुर को 1000 करोड़ के अधिक नुकसान के नीचे दबा दिया। रूपारेल जलागम क्षेत्र को सरकार ने डार्क जोन भी घोषित किया था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के प्रयास प्रारंभ हुए रूपारेल को पुनर्जीवित करने के लिए। अधीरे से प्रारंभ रूपारेल की तीसरी धारा के क्षेत्र में नांगलहेड़ी, उदयनाथ, जोधाबास, तौलास, रायकामाला, दुहारमाला, सुकोल, डाबली क्षेत्र में छोटे छोटे जोहड़ बनाए गए। इस क्षेत्र का प्रथम तालाब लावा का बास गांव में बनाया गया था। ग्रामीण जन का प्रयास से 2015 से रूपारेल फिर से 12मासी नदी बन गई। रूपारेल बाढ़ का असर भरतपुर में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि भरतपुर अलवर की तुलना में निम्न क्षेत्र है। वर्ष 2017 में लक्ष्मणगढ़ में घाट खूंटेटा बांध, जो कि लगभग 10 मीटर ऊंचा है, उसके बनने से भरतपुर की जल आपूर्ति बाधित हुई है। नट्टी का बारा क्षेत्र में यहाँ गुर्जर समाज के लोक देवता देव नारायण जी का एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। मित्रों, एक जानकारी और विशेष हम आपको यहाँ दे रहे हैं कि जब जनवरी 1927 में लंदन की अदालत ने जल बंटवारे पर जो अपना फैसला दिया था और उसे तत्कालीन अलवर महाराजा जयसिंह और भरतपुर महाराजा कृष्ण सिंह के द्वारा स्वीकार किया गया था और इसे बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया गया था,
उसके लिए संयुक्त रूप से दोनों रियासतों की जनता ने भी अपना उत्सव भी मनाया था और अलवर में जय कृष्ण क्लब का निर्माण किया गया था। जय कृष्ण क्लब के लिए लगभग 20.5 बीघा का राठौर जी का बाग की जो भूमि है वह अलवर शासक जयसिंह ने प्रदान की थी। जय कृष्ण क्लब आज भी सामाजिक गतिविधियों का शहर के लिए मुख्य केंद्र बना हुआ है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।